हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 21 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यमुना रिवर? फर्स्ट, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सेकेंड, बोथ द गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम ग्लेशियर। एंड थर्ड, चंबल, केन एंड बेतवा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। यमुना जो है वो गंगा रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। हालांकि यमुना रिवर जो है उसकी लेंथ भी काफी बड़ी है, लेकिन दोनों का ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो वो एक ग्लेशियर नहीं। गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर में से ओरिजिन होती है और यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर में से ओरिजिन होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है। चंबल, केन, बेतवा ये तीन रिवर जो है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और फिर आगे जाके यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है एट दी प्रयागराज। सो द आंसर इज सी 1 एंड 3। सो अभी यमुना रिवर जो है वो काफी न्यूज में है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिस रिवर। तो हम सेकेंड क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर देखेंगे, उसके अंदर किस टाइप का पॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्टेटस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन यमुना रिवर? फर्स्ट, इट्स वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर बाथिंग बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म हायर देन द डिजायरेबल लेवल। सेकेंड, क्लोरीन, कैल्शियम एंड सल्फेट आर अमॉन्ग द पॉल्यूटेंट्स डिटेक्टेड इन यमुना रिवर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली दिसंबर 2020 में ये रिपोर्ट आया था लास्ट मंथ। उसके अंदर ये बताया गया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी भी वाटर के अंदर जो फीकल कॉलीफॉर्म मतलब कि जो ह्यूमन एंड एनिमल एक्सटीसा है, तो उसका जो लेवल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा लेवल है इस यमुना रिवर के अंदर एंड हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर बाथिंग। और दूसरा, उसके अंदर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। स्पेशली क्लोरीन, कैल्शियम एंड सल्फेट, इसके जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी डिजायरेबल लेवल से काफी ज्यादा है। सो द आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को टारगेट किया है ओवर यमुना पॉल्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एनजीटी के पास से ये रिपोर्ट मांगा है कि इस रिवर की वाटर क्वालिटी के ऊपर अभी उसकी कंडीशन क्या है और कौन से स्टेप लिए गए। तो ये कल के न्यूज़पेपर में ये दो आर्टिकल आपको मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिव्यूज द मैन पावर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनआईए। सेकेंड, NIA is empowered to investigate offenses of human trafficking and cyber terrorism. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम मिनिस्ट्री जो है वो NIA के अंदर क्या मैन पावर चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने चाहिए, वो सब ध्यान रखती है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। ये जब NIA के अंदर 2019 में अमेंडमेंट किया गया था तो उसके अंदर इस टाइप के ऑफेंसेस ऐड किए गए थे कि अब ये ऑफेंसेस के अंदर भी NIA इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर साइबर टेररिज्म, फिर काउंटरफीट करेंसी जो है उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर प्रोहिबिटेड आर्म्स जो है उसके अंदर भी अभी NIA जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस आते हैं तो ये 5 ऑफेंसेस को NIA को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये एज पर दिस 2019 अमेंडमेंट। सो द आंसर इज बी सेकेंड ओनली। सो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने NIA को इन्वॉल्व किया था इन टू प्रॉब वेदर दी खालसा इज एड फंक्शनरी अंडर दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो इस वजह से ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया गया है और अंत में यहां पे NIA का रोल क्या है उसको भी मेंशन किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ?
मतलब कि इनमें से कौन सा रूल ऑफ लॉ का असेंशियल कंपोनेंट है? फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों रूल ऑफ लॉ के कंपोनेंट है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो A.V. डाइसी ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश मैन थे। अब उनके मुताबिक रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। इट मींस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्बिट्ररीनेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इज नॉट द सुप्रीम इज द लॉ, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दूसरा कंपोनेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इट कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कि जब तक कोई कानून नहीं तोड़ता तब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में जो मेंशन किया गया है वो है। जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया के मोस्टली जितने भी नेशंस है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन सब के अंदर ये राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स टाइप, जैसे कि पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम है, रिलीजियन है, ये सब चीजें। लेकिन अगर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे ऐसा केस नहीं है। वहां पे कई बार ऐसा हुआ है कि जुडिशियरी के द्वारा कोई राइट मेंशन किए गए हैं कि ये राइट वहां के सिटीजन्स को मिलने चाहिए। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहता है? जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये कंपोनेंट जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर जुडिशियरी इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी कि जहां से लोगों को फंडामेंटल राइट मिले। लोगों को फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। और ये कंपोनेंट जो है वो क्या कहता है कि सबसे पहले सिटीजन्स को हम फंडामेंटल राइट देंगे और उस फंडामेंटल राइट के बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके अंदर से लोगों को क्या मिला? फंडामेंटल राइट मिले। सो इवन दो इट इज द कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो अगर क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट किया जाए कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो कि रूल ऑफ लॉ का कंपोनेंट है वो इंडिया में लागू होता है, तो ये थर्ड जो है वो उसमें से निकल जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछा गया है, हमें टोटालिटी में पूछा गया है, तो आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। सो ये कल के न्यूज़पेपर में रूल ऑफ लॉ के ऊपर काफी अच्छा आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। किस तरीके से बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज करके ये सब इश्यूज खड़े होते हैं और इसकी वजह से एट लास्ट रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन द अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दिस कंट्री। सेकेंड, इंडिया हैज साइंड ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद दिस कंट्री इन 1950। थर्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन दिस कंट्री। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश एंड नेपाल। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नेपाल। इंडिया ने नेपाल का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ये अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया है। 1950 में दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है वो साइन हुई थी। एंड एज ऑफ नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर। नेपाल में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो इंडिया में से आता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नेपाल। सो इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, बिकॉज रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर और वहां के काउंटर पार्ट के बीच में ये मीटिंग हुई थी, इसलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर which of the following is or are concerns of deep fakes? First, targeting of women. Second, undermining democracy. And third, disrupting elections. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों करेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले तो डीप फेक का मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करके कुछ इंडिविजुअल्स जो कि कोई रेप्यूटेड पर्सन होते हैं तो उनके ऑडियो एंड वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट करके
उसको उसकी मदद से कोई दूसरा कंटेंट बनाता है जो कि ओरिजिनल नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पॉलिटिशियन है जिन्होंने बहुत सारी जगह पे बहुत बड़ी स्पीच दी है, तो उन सभी स्पीच को ये सेव करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उस स्पीच को मैनिपुलेट करेंगे और फिर उसका कोई फेक रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर पब्लिश करेंगे कि इनके द्वारा ऐसी ऐसी चीजें जो है वो कही गई थी। तो इस टाइप की जो फोटोज एंड रिकॉर्डिंग्स जो होती है उसे कहते हैं डीप फेक्स। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सेलिब्रिटी का फोटो वगैरह यूज करके उसका कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाना, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है उसे कहते हैं डीप फेक्स। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि वुमन को टारगेट किया जाता है उनकी डिग्निटी को हर्ट करने के लिए। ज्यादातर इसके अंदर सेलिब्रिटीज के खिलाफ ये सब चीजें होती है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज कर देता है जो कि ओरिजिनल नहीं होती, फेक होती है, लेकिन फिर भी पब्लिक उसके ऊपर विश्वास करने लगती है। तो इससे क्या होता है कि इट अंडरमाइंस दी डेमोक्रेसी। और तीसरा जो है डिसरप्टिंग इलेक्शंस। अगर मान लो कि इलेक्शन के 2 या 3 दिन पहले किसी ने किसी पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा कोई फेक कंटेंट जो है वो वायरल करवा दिया, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इलेक्शन के ऊपर पड़ सकता है। तो ये 3 कंसर्न्स है डीप फेक के। सो द आंसर इज बी 1, 2 एंड 3। तो किस तरीके से डीप फेक को हम टैकल कर सकते हैं, क्या उसका थ्रेट है, उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर पे आर्टिकल था। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट? फर्स्ट, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आवर। सेकेंड, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर द फाइनल ऑथोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट्री सिटिंग के अंदर जो सबसे पहला आवर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर कहते हैं। लास्ट में जब एजेंडा तय करना होता है उससे पहले जो 1 घंटे का टाइम मिलता है उसे क्या कहते हैं? जीरो आवर। तो क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद क्या स्टार्ट होता है? जीरो आवर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टार्ड क्वेश्चन है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। किसी मिनिस्टर को भी पूछे जा सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर को भी पूछे जा सकते हैं। और उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? वो फाइनल ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। मतलब कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है और उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया है कि क्वेश्चन आवर होगा। बिकॉज लास्ट जब विंटर सेशन हुआ था तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेंडेमिक के चलते ये क्वेश्चन आवर जो है वो बंद कर दिया था, मॉनसून सेशन के अंदर, सॉरी। क्वेश्चन 8, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फर्स्ट इज मालदीव्स, सेकंड इज नेपाल एंड थर्ड इज पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2, मालदीव्स एंड नेपाल। पाकिस्तान जो है वो अभी इस लिस्ट में नहीं है। तो ये कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। इंडिया जो है वो नेबरिंग कंट्रीज को किस तरीके से वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो डिस्कशन इज अंडर वे, तो फर्स्ट शिपमेंट जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। नेपाल को 10 लाख डोजेस मिलने वाले हैं। भूटान के लिए भी 10 लाख डोजेस आर टू बी स्पेंट। बांग्लादेश के लिए 20 लाख डोजेस। श्रीलंका के अंदर भी शिपमेंट पहुंचने वाला है। मालदीव्स में 1 लाख डोजेस देने वाले हैं और पाकिस्तान की ओर से कोई रिक्वेस्ट आई भी नहीं और हमने अभी तक शिप करना है या नहीं उसका भी कोई डिसीजन नहीं लिया। 9th क्वेश्चन, अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज की न्यूज़पेपर से है, फ्रंट पेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? फर्स्ट, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड, Karnataka has topped in India Innovation Index 2020. And third, Jharkhand and Bihar are amongst the worst performers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ये उसका सेकेंड एडिशन जो है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है
उसके अंदर कर्नाटका का फर्स्ट रैंक आया है। तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आपको मिलेगा, कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शोज इंडेक्स। दूसरे रैंक पे है महाराष्ट्र और तीसरे रैंक पे है तमिलनाडु। अगर गुजरात की बात करें तो वो टॉप 10 के लिस्ट में है। और वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार जो है वो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे कम रैंक पे है। अब कर्नाटका का फर्स्ट रैंक क्यों आया है, तो वो रीजन भी यहां पे दिया गया है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से और ज्यादातर एफडीआई की वजह से ये रैंक फर्स्ट आया है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिव्यू पिटीशन? फर्स्ट, only parties to a case can seek a review of the judgment. Second, a review petition has to be filed within 30 days of the date of judgment or order. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। रिव्यू पिटीशन के अंदर ऐसा नहीं है कि उस केस में जो पार्टी है वही रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से जितने जितने लोगों को अफेक्ट होता है वो सारे लोग रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है और उसकी वजह से किसी ऐसे सिटीजन को कोई इफेक्ट हो रही है जो कि उस केस में पार्टी नहीं है, फिर भी वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि जजमेंट या ऑर्डर जब भी आता है तो उसके 30 दिन के अंदर ये रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल करनी होती है। सो द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो आधार कार्ड के ऊपर रिव्यू पिटीशन किसी ने फाइल की थी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है, इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।